हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखिए बीपीएससी का जो हमारा अगला पेपर है, मतलब अभी हम लोगों ने एक डिस्कस किया था 71 में, ठीक है। 71 बीपीएससी में इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या परिवर्तन आए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोग उसको प्लीज़ ज़रूर जाके देखिएगा कि लेटेस्ट, क्योंकि लेटेस्ट 71 हुआ है और जो 72 पेपर देने जा रहे हैं 72 बीपीएससी के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों ने स्टैटिक के साथ साथ करंट में क्या डेवलपमेंट आए, करंट के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, क्या उनका फेवरेट टॉपिक है, वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिएगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे 71 डिस्कशन पेपर मतलब आज चुका है चैनल पे, उसके बाद हम लोग आज 70 जो है डिस्कस करेंगे कि जो री एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। री एग्ज़ाम मतलब कि 70 पेपर हुआ था और उसको फिर बाद में कैंसिल कर दिया गया था, फिर री एग्ज़ाम फिर हुआ था 70 का, तो उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर 70 डिस्कस करेंगे। तो ऐसे हम लोग पीछे चलते चलेंगे, जैसे ये पता चलेगा अच्छा इस टाइम ये आया और पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो उसको हम लोगों को चेंजिंग पैटर्न या डेवलपमेंट पता चलता चलेगा, ठीक है। कि क्वेश्चन कहाँ से टफ हो रहा है, कहाँ से बन रहा है, पूछने का नेचर क्या चेंज हो रहा है। जैसे हम लोगों ने पिछला जो हमारा आया था चैनल पे वीडियो 71, और उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई साइंस टेक वाले पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, अवार्ड वाले से कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, प्लस जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ज़्यादातर वन लाइनर में क्वेश्चन मतलब ऑप्शन मिलेंगे, बट 71 में क्या था कि उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 4 लाइन या फिर 2 लाइनर, पूरा उसमें थोड़ा सा उन्होंने 1 2 सही है या 2 3 सही है, ऐसे करके उन्होंने थोड़ा देने की कोशिश की थी, तो वो चेंजेस था, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 70। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस ज़िले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। तो क्या होगा, मधुबनी चित्रकला के लिए फेमस ये। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये कई बार आया, तो ध्यान रखिएगा। इसमें देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। कह रहे हैं कि बिहार के मधुबनी ज़िले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। मधुबनी चित्रकला को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ऑप्शन में यहाँ पे मधुबनी की जगह पे कभी क्वेश्चन करके मिथिला पेंटिंग ही दे दे। तो मधुबनी चित्रकला को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र में पनपी या विकसित हुई है। मधुबनी चित्रकला में चमकीले रंगों, ठीक है। अब देखिए व्याख्या या हम लोग डिटेल में जो देखते हैं इसका ये मतलब होता है ना, हो सकता है कि देखिए मधुबनी यहाँ से क्वेश्चन आया मान लीजिए कि चित्रकला से, अब मधुबनी है तो हो सकता है मधुबनी जो है चित्रकला के बारे में फिर डिटेल में अगला क्वेश्चन बन जाए कि इसके मधुबनी चित्रकला की विशेषताएं बताइए क्या हो सकती। तो हम लोग व्याख्या इसीलिए डायरेक्ट देख रहे हैं कि इससे हम लोगों ने और कहीं से उस टॉपिक से क्वेश्चन बनना हो तो हमारे लिए ईजी रहे। अब देखिए जैसे अब विशेषताएं देख लेते हैं मधुबनी चित्रकला की क्या क्या विशेषता है। तो मधुबनी चित्रकला में चमकीले रंगों और विरोधाभास से भरे चित्ररेखा होती है। इन चित्रों में आँखों को आकर्षक के साथ साथ चेहरों को दिखाया जाता है। आपने देखा चित्रों में बहुत सारी मधुबनी आँखों को बड़ा दिखाया जाता है, या फिर ऐसे आप सर्च करेंगे तब भी दिख जाएगा कि आँखों का विशेष महत्व रहता है। तो आँखों के आकर्षण के साथ चेहरे का दिखाया जाता है। इन चित्रों में कोई छापा प्रभाव नहीं होता, इसलिए इसे अद्वितीय होते हैं। इन चित्रों में देवी देवताओं के चित्र संक्षिप्त में होते हैं। इस चित्रकला का जन्म इस चित्रकला को जन्म, विवाह, त्योहारों जैसे शुभ अवसरों पर भी बनाया जाता है। इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, कि सांथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। तो सांथाल हुल विद्रोह या सांथाल विद्रोह भी इसको कहते हैं, आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। तो हुआ था 1855-56 में, ठीक है। तो देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन तो मान के चलिए कि विद्रोह से 100% रहता ही है पेपर में, ठीक है। तो कहते हैं सांथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इस विद्रोह को सांथाल हुल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदारों और सामंतवाद के खिलाफ संथाल जनजातियों ने किया था। यह विद्रोह वर्तमान में क्या लोकेशन है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों जैसे सिद्धू, कान्हू, चाँद और भैरव और 2 जुड़वा बहनों फूलों और झानों ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अत्याचारी ब्रिटिश राजस्व प्रणाली, सूदखोरों प्रथा, जमींदारी व्यवस्थाओं के खिलाफ। ज़्यादातर देखेंगे विद्रोह टाइम जो हुआ था वही ब्रिटिश शोषणकारी जो नीतियाँ थी उनके शोषण के विरोध में ही ज़्यादातर विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब 3 नंबर कह रहे हैं कि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त होती है। तो इससे प्राप्त होती है ग्रे हाइड्रोजन,
ठीक है, देख लेते हैं कि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से ग्रे हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। ग्रे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का एक रूप है जिसे प्राकृतिक गैस या मीथेन से बनाया जाता है। यह हाइड्रोजन उत्पादन का सबसे आसान तरीका है। ग्रे हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया में स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि कुल जमा, ठीक है, 4 नंबर देखते हैं। कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के पास रखना चाहिए, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि क्या होता है कि बैंक अपना धनराशि का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास क्या करते हैं, जमा रखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो ये पैसा बैंक आरबीआई के पास जमा रख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हमारे, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। कुल जमा का वह अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को अब भारतीय रिजर्व में मतलब आरबीआई के पास रखना होता है उसे नगद आरक्षित अनुपात मतलब CRR कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि SLR क्या होता है, CRR क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक बार पेपर आएगा तो वहाँ भी समझते चलेंगे, नहीं तो एक ऐसे छोटी सी वीडियो बना देंगे जिसमें जो टर्मोलॉजी है इकोनॉमिक्स से जहाँ से क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें ऑप्शन ही गलत दिया था आयोग ने, तो इसका लेकिन हम लोग एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक है, कर्क रेखा देखिए ऐसे होता है ना कि आपने देखा होगा कि ये मान लीजिए पृथ्वी है तो एक यहाँ भूमध्य रेखा, ये होगा कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा। ठीक है, तो वही है कि 0, 30.5 तो 30.5, तो ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा मतलब ये ऊपर वाली बात कर रहा है कि उत्तरी 23.5 अंश। ठीक है, तो कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणों की सबसे उत्तर में स्थित होती है। ठीक है, मतलब सीधी किरणों के सबसे उत्तर में स्थित को चिन्हित करने के लिए एक काल्पनिक रेखा जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, कई बार ये भी पूछा गया कि कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य देखेंगे तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, स्पष्ट है कि विकल्प में दिए गए चारों ऑप्शन में से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो आयोग ने इसे बाहर कर दिया था। कर्क निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव हो पाएगा। तो कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि जैसे नहीं होता अमेंडमेंट होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, कुछ विशेष बहुमत या साधारण बहुमत साथ आधे राज्यों की स्वीकृति, तो वो आधे राज्यों की कह रहे हैं कि जिसमें स्वीकृति चाहिए वो कौन सा इसमें से है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो 7वीं सूची की किसी विषय और राज्य विधान परिषदों की समाप्ति। अब देखिए इसमें बहुत ही आपको क्या करना है कि इजी मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि जरूरी नहीं कि हमें भाई सब क्वेश्चन आए। इसमें हो सकता है कि किसी को पता ना हो कि भाई संसद राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना 2/3 मेजॉरिटीज करना, साधारण बहुमत या स्वीकृति चाहिए कि नहीं, लेकिन बहुत सारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो राज्य विधान परिषद की समाप्ति, ये तो किसी राज्य बस एक राज्य की है ना, तो सब राज्यों की स्वीकृति चाहिए है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई अगर मान लीजिए कि बिहार में विधान परिषद स्थापित करना या गठन करना, तो हमारे सभी राज्यों की स्वीकृति इसमें अनिवार्य तो है नहीं। तो ऐसे लॉजिकल चीज़ें सोच के तो 4 गलत हुआ तो 4 गलत हुआ, 4 गलत हुआ, 4 गलत हुआ, तो हमारे सीधे यहाँ पे D आंसर आ गया बस। ठीक है, बट इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, संविधान में के भाग 20, संविधान के भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति व प्रक्रिया का विस्तृत प्रावधान करता है। किसमें 368 में कहा गया। अनुच्छेद 368 के तहत विभिन्न विषयों के संशोधन की प्रक्रिया में पर्याप्त भिन्नता है। ऐसे विषयों जिनके संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है निम्नमत है। जैसे आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया हो गई, अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार। अब से राज्यों की कार्यपालिका की शक्तियों की, तो राज्यों की मतलब कि जितने राज्य सबका बात हो रही है ना, लेकिन विधान परिषद विधानसभा अगर किसी एक राज्य की बात हो, वो तो किसी एक राज्य में गठन की बात होती है। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में एक बताना है कि प्रेजेंट टाइम में कितने राज्यों में विधान परिषद स्थापित है, मतलब कितने राज्य इस टाइम द्विसदनीय हैं, आपको बताना। और कई बार पूछा गया, यहाँ तक कि BPSC से लेके UPSC से लेके हर मतलब अपनी जो हिंदी बेल्ट मतलब UP हो गया, राजस्थान हो गया, सब जगह पूछा ही गया है ये क्वेश्चन। तो प्रेजेंट टाइम में कितने राज्यों मतलब विधानसभा जो है वो कितने 2 सदनीय है कितने राज्यों में। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
वही कह रहे हैं कि फिर उसके बाद आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय भाग 5 अध्याय 4 के तहत संघ की न्यायपालिका शक्ति भाग 6 अध्याय 5 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय भाग 11 अध्याय 1 के तहत संघ राज्यों के मध्य विधायिका विषय है। 7वीं सूची की किस सूची में, अब वही है कि यहाँ पे डिटेल में दिया, इतना नहीं जाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 धातुओं ABC का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना है से इतना और इतना है, तो इन धातुओं का अपचयन शक्ति, तो इसमें ऐसे जो है B सबसे ज़्यादा होगा, फिर C होगा, फिर A होगा, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। और हम लोगों ने पिछला पेपर में भी डिस्कस किया था कि जो कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्लस जो मैथ के क्वेश्चन है वो एक साथ हम लोग 5 साल का एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि भाई 5 सालों में मैथ के क्वेश्चन कहाँ से आए और फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो है वो कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है उसका है कि मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग उसी में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 9वां नंबर की जिले इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो जिले इलाही सबसे पहले किया गया था किसने, बलबन ने, ठीक है। तो सन 1265 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने के बाद पश्चात मतलब बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। वह सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था जिसने जिले इलाही अर्थात सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, ये शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बलबन ने क्योंकि बलबन बहुत ही एक प्रकार से समझ लिए कि उस टाइम पीरियड में क्रूर माना जाता था, ठीक है। तो बलबन के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रथाएं जो इन्होंने नई स्टार्ट की थी, जैसे नहीं सिजदा करना, और तो आप लोग कुछ 2-4 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इससे होगा कि आपको भी थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, जिसको नहीं पता उसको भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई, ठीक है। अब देखिए ये है तो करंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक है। बट हमें क्या करना है कि अब जैसे कि करंट अफेयर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया हुआ या करेंगे या कर रहे होंगे, तो उसमें क्या करना है कि जो कुछ चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की जो भी बड़ी कंपनियां उन्होंने कुछ माइलस्टोन हासिल किया है, तो उसको हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। कि भाई ये 200 अरब की कंपनी बन गई, पहली बार किसी ने IPO डाला है, लॉन्च किया है, या फिर कुछ अचीवमेंट किया, तो हमारे लिए वो कंपनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैटर नहीं करता कि वो सर्विस सेक्टर की है, मतलब सरकारी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी, तो उसको हम लोग करंट अफेयर में ये थोड़ा सा ध्यान रखते चलेंगे, ठीक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा लिखी गई थी, बहुत बार पूछा गया कॉमन क्वेश्चन, क्या है, दादा भाई नौरोजी द्वारा, ठीक है। सिरके में खट्टे स्वाद का क्या कारण होता है, तो ये भी कई बार पूछा गया, लेकिन बट इसमें क्या होगा इसका आंसर, नन ऑफ दी अबव। क्यों नन ऑफ दी अबव, क्योंकि सिरके का खट्टा स्वाद एसिटिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है, एसिटिक एसिड, और इसमें ये ऑप्शन नहीं है, के कारण होता है। सामान्यतः सिरका पानी में एसिटिक एसिड का 5% घोल है। टार्टरिक एसिड इमली में, लैक्टिक एसिड जो है दूध एवं दही में, जबकि साइट्रिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है जो खट्टे फलों के से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक किस देश ने किया था, तो ये करंट का है। बट हमारे क्या करना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो खेल, मतलब अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, प्लस अभी हो सकता है हमारा जो T20 वर्ल्ड कप गया है, या फिर ऐसे बड़े बड़े जो इवेंट हैं उसमें हम लोग ध्यान किसने जीता है, कहाँ पे हुआ है, उसका मस्कट, लोगो, ये सब क्या था, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार जो हम लोगों ने अभी 71 BPSC का क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें भी हम लोगों ने देखा था स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्होंने कुछ क्वेश्चन अच्छे खासे, स्पोर्ट हो गया, अवार्ड्स जो हम लोगों ने देखा था बहुत डिटेल में, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है क्या, लोकसभा के केवल सामान्य मत होने की स्थिति में मतदान करने का अधिकार, सदन के अन्य सदस्यों की भांति मतदान करने का अधिकार, 2 मताधिकार, एक सामान्य, अब दूसरा मत। अब देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक है पॉलिटी का, कि जब लोकसभा का जो स्पीकर तभी वोट दे सकता है जब दोनों सदनों में मतदान के दौरान बराबर मत प्राप्त होते हैं, ठीक है। मतलब पक्ष विपक्ष का अगर बराबर तो निर्णायक मत देता है लोकसभा का स्पीकर, तो यहाँ पे ये वो बात है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे प्राचीन पर्वत है पैकाराइमा, ठीक है।
इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, रुकिए। तो दक्षिणी अमेरिका में पैराकाइमा श्रृंखला के टेबल टॉप पर्वत पठार दिए गए विकल्पों में इस महाद्वीप के सबसे प्राचीन पर्वत, जबकि तुमुक हुमुक पर्वत ब्राज़ील, सुरिनामा, फ्रेंच गुयाना की सीमा पर स्थित, जबकि एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, 2000 अब देखिए करंट का है, लेकिन अब इससे क्या हुआ, 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया था, तो हमारे जो लेटेस्ट भारत रत्न हो गए उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो करंट अब देखिए यहाँ पे, और भारत रत्न तो हो ही गया, लेकिन हम लोगों ने अभी तो एक 71 बीपीएससी जो पेपर डिस्कशन किया उसमें दिखा था क्या कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे। तो भारत रत्न हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिहाज से। अगला कहना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधान सभा जो है उसको, मतलब राज्य विधानसभा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान तो करती है, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग या किसी प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है तो उसमें इसको वोटिंग नहीं करती, उसमें बस लोकसभा राज्यसभा के लोग ही वोटिंग करते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अब इसके साथ सीधे आप लोग को ये पढ़ते टाइम ये याद आना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग भागीदारी करते हैं या कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब हम लोग पीछे डिस्कशन जाएंगे ना तो कई बार ये रिपीट हुआ है कि उसमें बस एक दो ऑप्शन वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। और क्योंकि मैं बता ही देता हूँ कि निर्वाचित शब्द याद रखिएगा। निर्वाचित से क्या होगा कि जो लोग निर्वाचित हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। जैसे कि विधान परिषद क्या होती है, ज़्यादातर मनोनीत होती है, तो विधान परिषद नहीं विधानसभा वोट डालती है। लोकसभा राज्यसभा में क्या निर्वाचित मेंबर जो है वोट डालते हैं, मनोनीत मेंबर नहीं डालते। तो ऑप्शन में वो एक दो मनोनीत वाला जो ऑप्शन डाल देते हैं तो वो गलत होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 1917 में चंपारण का सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बहुत ही ईजी और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसने किया था चंपारण विद्रोह का नेतृत्व, चंपारण सत्याग्रह तो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसके आग्रह पे, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे इन्होंने वहाँ पे गए थे। कब हुआ था ये भी ध्यान रखिए, 1917 में। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कालिया विशिष्ट रूप से पाई जाती है, तो इसमें क्या है कि दो पत्तियों के आधार पर एवं सिराओं पर देख लेते हैं कलियाँ। पौधों की कली जो होती है, ठीक है, पौधों की कली और फूल, इन सबसे बहुत बार क्वेश्चन आया है। देखिए पौधों की कली एक भ्रूणी प्ररोह है जो पौधों की कलिका, तने या पत्तियों की धुरी में छोटे ऊर्ध्व के रूप में मौजूद होती है। ये विभाज्योतकीय ऊतकों से प्राप्त होती है और पत्ती प्ररोह या पुष्प में विकसित होती है। एक पूर्ण पुष्प वाय दरपुंज पुंकेसर और स्त्री केसर में संपन्न होती है। इसी हाटा टेस्ट किससे संबंधित है? ठीक है, इसी हारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा कि कलर ब्लाइंडनेस, रक्त अंधता से। ठीक है, अब देखिए इसमें देख लेते हैं। इसी हारा टेस्ट रक्त अंधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। इसमें रोगी को कई प्लेटें दिखाई जाती हैं जिन पर अलग अलग संख्या या प्रतीक बने होते हैं, जिसे रोगी को बताना होता है कि इस परीक्षण की मतलब बने होते बताना होता है। लेकिन इस परीक्षण की खोज किया था शिनोबु इशिहारा ने किया था, इसलिए इसे इशिहारा टेस्ट कहते हैं। कब? 1917 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी विद्रोह से और एक मतलब बिरसा मुंडा का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये देखेंगे रांची, मतलब जो झारखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पे हुआ था। देख लेते हैं, क्योंकि कई बार बिरसा मुंडा इन सब पे जो फेमस विद्रोह रिपीट हुए। कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 के दौरान रांची के दक्षिण में स्थित झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र मतलब सिंह भूमि में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि कई बार उन्होंने ऑप्शन में जो है ये रांची ना देके सिंह भूमि ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो नागपुर क्षेत्र सिंह भूमि भी हमें याद रखना पड़ेगा। इस विद्रोह में बिरसा मुंडा ने जनता को कर न देने और साहूकारों से ऋण न लेने तथा अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकने के प्रति प्रेरित किया था। इसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके रांची जेल में डाल दिया गया था। जून 1900 में उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी वहीं पर। देखिए आपातकाल की घोषणा आर्टिकल किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो आर्टिकल जो है
352 में, ठीक है। अब बहुत लोग ऑप्शन में से 356, ये क्या होता है, राज्य वाला होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या करे, आपातकाल उसको बोलते हैं, जबकि राज्य वाले को बोलते हैं कि संवैधानिक तंत्र की जब विफलता, राज्य जब संविधान के अनुसार नहीं चलता तो वहाँ पे फिर राज्य को भंग किया जाता है, मतलब स्टेट को, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आपातकाल पूछेगा तो सीधे आपातकाल 352 के ही थ्रू लगता है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो एमपी की सर्वाधिक सीमा यूपी के साथ है, ठीक है। एमपी की सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। एमपी की सीमा देखिए 5 राज्यों से लगती है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। ध्यान रखिएगा कि बिहार से एमपी की सीमा टच नहीं होती है। जीएसटी, ठीक है, जीएसटी काउंसिल की जो परिषद होता है उसका चेयरपर्सन कौन करता है, मतलब अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करती है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, तो एक क्या है, राजकोषीय नीति का है टैक्सेशन, ठीक है, टैक्स के थ्रू ही सब चीज़ निर्धारित होती है, मतलब कर के ऊपर। अगला देखिए, तारीख फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क करके कहीं अलग से भी नोट करके रखिएगा। तारीख़ फिरोजशाही अथवा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का इतिहास शम्स सिराज अफीक द्वारा लिखी गई है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक सबसे व्यवस्थित एवं सही विवरण इस पुस्तक में देखने को मिलता है, किसमें, तारीख़ फिरोजशाही किसके ऊपर है, फिरोज शाह तुगलक के ऊपर है। देखिए अगला कह रहे हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे ना, चीज़ें देखेंगे कि क्या है, क्योंकि करंट अफेयर एक बहुत बड़ा रोल आपको पीटी पास कराने में निभाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करने इन द सेंस कि अब जो PYQ हम लोग करंट अफेयर का क्यों देख रहे हैं, इससे ये कि बस हमें थीम पता चल जाए कि पूछने का तरीका कहाँ पे है, किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कह रहे हैं कि 2023 में विश्व आर्थिक मंच की मेज़बानी किस देश ने की थी, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे कॉप हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया, ठीक है, ब्रिक्स की बैठक हो गई, तो कहाँ पे आयोजित की गई, किसने अध्यक्षता की, या कुछ बहुत ही अगर मेजर एजेंडा उसमें दस्तखत हुए, साइन हुआ है, तो उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन से हमें यही पता चीज़ें चलती हैं, ठीक है। कह रहे कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, थे राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। कहाँ पे दिया था, तो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, ठीक है। कई बार बस यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि किसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, या किसमें पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, ऐसे करके। तो त्रिपुरी संकट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। परंतु अंदरूनी कला से चलते सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष में इस्तीफा दे दिया था, राजेंद्र प्रसाद को नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। एक संधारित्र का प्रतिघात होता है, तो इसमें हो जाएगा कि आवृत्त के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा। कॉप देखिए वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, आर्थिक मंच की। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी, तो बस बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए हमें करंट अफेयर की ऐसे चीज़ों थीम फोकस करनी पड़ेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और विधान परिषद किस अधिनियम कह रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919। क्या था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की क्या हुई, शुरुआत की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। एक्ट ये जो आता है ना कि भाई 73 हो गया, 81 हो गया, 1961 हो गया, फिर 1919 हो गया, 1935, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से मान के चलिए एक आध क्वेश्चन तो हर साल ही पूछा जाता है इधर उधर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 33 कह रहे हैं कि छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी 2 बार काटती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, तो कौन सी है। इसमें देखेंगे तो आपको ऑप्शन समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं समझ, क्योंकि ऑप्शन ही यहाँ पे गलत दिया हुआ है। बट सीधे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एक ही है कि कर्क रेखा को एक माही नदी जो है वो क्या होती है, 2 बार काटती कर्क रेखा को, तो यहाँ पे देख लेते हैं उसको।
भारतीय नदियों में केवल माही नदी ही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गंतव्य की दामोदर, स्वर्ण रेखा और बराबर नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से होकर बहती है, परंतु ये नदियाँ कर्क रेखा को 2 बार नहीं काटती हैं। तो इसमें कोई विकल्प नहीं था, बस ध्यान रखा कि माही, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। माही नदी जो है कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। ठीक है, कह रहे हैं कि 2000 बिहार में जीएसडीपी में किसका हिस्सा 60% से अधिक है। ठीक है, तो करंट का है लेकिन पुराना है। ठीक है, बट अब यहाँ पे आपको एक ध्यान देंगे तो जो हम लोगों ने पिछला पेपर डिस्कस किया था 71 बीपीएससी का, उसमें हम लोगों ने देखेंगे तो जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट से खूब सारे भर भर के क्वेश्चन आए। ठीक है, बहुत आए हैं, तो हमें ये बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। प्लस जो कुछ भाई इकोनॉमिक सर्वे बिहार में कुछ जो बिहार के डेवलपमेंट है, ठीक है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा में, महिलाओं के, बच्चों में जो डेवलपमेंट हुए वो सबसे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन है, तो हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। कहना कि पहला क्वेश्चन है कि एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूर पर एक कांटी ठोकी जाती है, तो 2 वर्ष बाद वह कांटी क्या होगी, उसी जगह पर रहेगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी कुछ आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मैथ क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस करेंगे बाद में, मैथ और इन सब के न्यूमेरिकल एक साथ। कह रहे कि बिहार के किस ज़िले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो मुजफ्फरपुर में, मक्का मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। ठीक है, और प्लस जो लेटेस्ट अभी इकोनॉमिक सर्वे बजट ये सब पढ़ेंगे तो उसमें टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया, इन सब से उत्पादन में ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस वनावरण वृक्षावरण वाले से देखेंगे हम लोग, 71 में क्वेश्चन है तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो इससे हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिकी, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत होने के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी रहे हैं, तो इसमें के.आर. नारायण। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा टफ होते हैं, बट हम लोग को किस तरीके से करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या आईसो देखिए इसमें ना आपको क्या करना है कि ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ाने, अगर कहीं आपको क्या करना है कि हम लोग कोशिश करेंगे तो पहले 5 उसके बाद फिर 10 साल ऐसे करते हुए चलेंगे। बट आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप 1.25 करके बट 1 से 150 क्वेश्चन तक जानने की कोशिश करिएगा। ठीक है, स्पेशली क्योंकि अब आपको क्या होगा कि इससे पैटर्न पता चले, आपकी एग्ज़ाम के लिए मतलब पढ़ाई में आपको बहुत हेल्प होगी। इससे क्या होगा कि जैसे आपने डिस्कस कर लिया, पढ़ते टाइम फिर आपको याद आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन आया था, तो जब पढ़ेंगे तो अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम टफ होता जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 39 कह रहे हैं कि साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है, तो इसमें स्ट्रोमा। तो कह रहे हैं कि साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रकाश अभिक्रिया से मिलती है, इसके कारण इसे अप्रकाशित अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाले उत्प्रेरक को कहते हैं NI। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। करने की हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए असंतृप्त वसा, हाइड्रोजन अणु और धातु उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन को तेल में स्थानांतरित करने की सुविधाओं के लिए धातु उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। निकिल NI और प्लेटिनम जैसी धातुओं इस अभिक्रिया के लिए अच्छी कार्य करती हैं। अब एक तरफ नेताओं की सूची दी गई है और उसको आप तो मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, स्पेशली ये इसने यहाँ पे लिखा नहीं बेसिकली, लेकिन 1857 का विद्रोह कहाँ पे किसने नेतृत्व किया था, यहाँ से ये क्वेश्चन। ठीक है, हम लोगों ने 70 जो पेपर डिस्कस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया, और हम लोगों ने 3-4 जो स्थान का नेतृत्व किसने किया था इंपॉर्टेंट, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, उसको भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें बस देख लेते किसने कहाँ किया था। तो कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर में। एक क्वेश्चन तो बीपीएससी का ये फिक्स ही रहता है। हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर ने बरेली और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो इसमें क्या होगा Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बाद में वित्त आयोग की प्राथमिक कार्य क्या है, फाइनेंस कमीशन का क्या कार्य है, तो इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। ठीक है, अब आपको बताना है कि आर्टिकल 280 में इसकी चर्चा की गई। ठीक है, हर 5 वर्षों में गठन होता है फाइनेंस है। बट आपके लिए एक होमवर्क है, या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में किस नंबर का फाइनेंस कमीशन चल रहा है, और
अभी जो मतलब लेटेस्ट उस फाइनेंस कमीशन था वो कौन से नंबर का था, प्लस उसकी अध्यक्षता किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की संभावना भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है, तो कनाडा और अलास्का को अलग करता है कि 141 डिग्री वेस्ट से, मतलब या वेस्ट। निम्न में से भारत के किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दो तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। विधानसभा की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, मंत्रिमंडल में मैक्सिमम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, न्यूनतम कितने मंत्री बनाए जाते हैं। यहाँ से ये 4 टॉपिक है, यहाँ से ये रट के जाइएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की थी। मतलब कि से एक राज्य है, ठीक है, उसमें कह रहे हैं कि कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कि पता चले कि उन्होंने बहुत सारे मंत्री बना दिए, नहीं, उसमें एक संविधान संशोधन द्वारा लिमिट कर दी गई कि भाई इतने ही बना सकते। कितने, तो वही देख लेते हैं कि 91 जो 91 संविधान संशोधन 2003 में पारित हुआ, इसके द्वारा केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री सहित, ध्यान रखिएगा कई बार यहीं पे ऑप्शन खेल जाते हैं कि वो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के अलावा या प्रधानमंत्री के अलावा या मुख्यमंत्री हटा के, ठीक है, लेकिन उसमें वो भी इंक्लूड रहते हैं, पीएम सीएम भी इंक्लूड रहते हैं। तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की कुल संख्या निश्चित करते हुए लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम 15%, मतलब जितनी भी लोकसभा की सदस्य संख्या उसका मैक्सिमम 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, निश्चित कर दी गई। जबकि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या उस राज्य विधानसभा के 15% तथा न्यूनतम 12 निर्धारित की गई, ठीक है। मैक्सिमम जितनी सदस्य संख्या उसका 15%, लेकिन अगर न्यूनतम करना है तो केवल न्यूनतम में 12 तो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो 12 होगा, न कि 12%, ठीक है। तो 12 निर्धारित है न्यूनतम। इसके अलावा 91 में संविधान संशोधन दल बदल, इसको भी देखेंगे, दल बदल कानून संबंधी बहुत चर्चा में अभी भी बना रहता है और हमेशा एक इम्पॉर्टेंट है, इसको दल बदल बाद में देखेंगे, ठीक है। एक प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता तनुकरण पर घटती है, ये ध्यान रखिएगा। एक प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता तनुकरण के साथ घटती है। तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने पर आयतन की संख्या क्या होती है, घट जाती है। शिशु मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर, ठीक है। अब आपको शिशु मृत्यु दर है क्या ये भी ध्यान रखना, प्लस लेटेस्ट में क्या डाटा आया उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब शिशु मृत्यु दर क्या है, तो शिशु मृत्यु दर होती है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले, ध्यान रखिए 1000 बच्चों में 1 वर्ष से आयु से पहले मरने वाले बच्चों की अनुपात होता है, उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, ठीक है। 2 चीज़ें, ऑल ओवर इंडिया की कितनी है और मतलब ऑल ओवर इंडिया की कितनी शिशु मृत्यु दर है, प्लस इस टाइम बिहार की कितनी शिशु मृत्यु दर है, दोनों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आकृतियों में त्रिभुज वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैथ फिजिक्स के न्यूमेरिकल बाद में भी डिस्कस करेंगे एक साथ 5 सालों के, ठीक है। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है, जो एमपी, ठीक है। कहने कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि विभाग। किसके पास, राजेंद्र प्रसाद की, 1946 में। निम्नलिखित में कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो रूस जो है G7 का सदस्य नहीं है। जब एक प्रकार से देखेंगे तो जब एक G7 से पहले क्या था, G8 था, तो G8 में रशिया था, लेकिन जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अटैक करके उसको अपने अधीन कर लिया, अपने क्षेत्र में मिला लिया, तो उसको उसको जो है G8 से निकाल दिया गया। तब से G8 हो गया है G7। प्रेजेंट टाइम में इसमें रशिया हिस्सा नहीं है। अभी हाल ही में G7 की बैठक होने वाली है, ठीक है, अभी मतलब हाल में ही, तो आपको बताना है कि कहाँ पे होने वाली है, मतलब किस कंट्री में होने वाली है। कह रहे हैं कि 2 तल A B को मिलाने पर आदर्श 2 तरलों A और B को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होगा, मिश्रण को तापीय धारिता 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो दुनिया की वही है मेसोपोटामिया। कहाँ पे, इराक। 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम, देखिए ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है।
1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहला वार या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो वीडी सावरकर द्वारा इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। इन्होंने वही मतलब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट नामक इन्होंने एक क्या किताब लिखी थी। कब लिखी थी? 1909 में। ठीक है, कौन सी किस विद्रोह? 1857 के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखिए। कौन सी नदी बिहार का शोक कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं किसको? कोसी को कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी में आने वाली बाढ़ से बिहार में तबाही के कारण बनती। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, इसे सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। हालांकि कोसी में सिर्फ बाढ़ के लिए ही नहीं जानी जाती, यह उत्तरी बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण जल का स्रोत है। इसके किनारे शहरों में और गाँव में पेयजल का ये स्रोत भी है कोसी। बिहार के किस जिले में लीची का सर्वाधिक उत्पादन? बहुत ही मतलब कई बार पूछा गया, तो मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ये हम लोग री एग्ज़ाम डिस्कस कर। अब आपने देखा होगा कि जो 71 में थोड़ा सा बिहार का वेटेज कम किया गया था, लेकिन इसके पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पेपर में बिहार का वेटेज अच्छा खासा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? तो इसमें हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहता है। लेखक स्टीफन लेस्की ने अपनी पुस्तक में भी इसे कहा है। यह देश विभिन्न साहसिक गतिविधियों की पेश करता है, एडवेंचर खेल इन सब के लिए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1800 में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित देने के लिए। और इसी के बारे में ये भी कहा जाता है ना कि उन्होंने इसलिए स्थापित की थी, तो सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देना ये तो था ही, लेकिन वही कहते हैं कि वो रक्त और रंग में तो भारतीय रहे, लेकिन सोच विचार में उसको अंग्रेज बना दिया जाए। तो ये वाला भी एक कहावत चलती है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य सिंधु घाटी से लेकर कावेरी नदी, कावेरी मतलब कर्नाटक में फैला था। मौर्य साम्राज्य राजतंत्रीय और केंद्रीकृत था। ठीक है, यकृत में भंडारित क्या होता है? यकृत में मतलब करें कि यकृत जो होता है, यकृत को बोलते हैं लीवर। इसमें क्या क्या स्टोर होता है? तो क्या क्या स्टोर होता है? इसमें हो जाएगा डी। क्योंकि देख लेते हैं इसमें, क्योंकि यकृत में विटामिन ए, डी, ई, के तथा विटामिन B12 संग्रहित होते हैं। विटामिन ए यकृत में रेटिनाइल एस्टर के रूप में तथा स्टेलेट कोशिकाओं के भीतर संग्रहित होता है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर पर अवस्थित होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इससे क्या होता है हमें देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब जो साइंस वाला पोर्शन है, बिहार करंट अफेयर साइंस वाला पोर्शन, इन सबको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और देखिए, नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ठीक है, तो ये तो ओल्ड है, बट करंट अफेयर है, इससे ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए नीति आयोग की जो रिपोर्टें आती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस रिपोर्ट सीधे पूछ देगा SDG इंडेक्स कौन जारी करता है? WHO, RBI, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, ऐसे करके ऑप्शन देते हैं। तो नीति आयोग की रिपोर्टें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, प्लस उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है, प्लस जिस राज्य का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो राज्य की क्या स्थिति है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 62 करेंगे। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम प्रावधान? तो दल बदल मतलब 10वीं अनुसूची, ऐसे याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान किया गया है। 52वें मतलब 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संवैधानिक प्रावधान किया गया है, जो राजनेताओं द्वारा पार्टी बदलने की शक्ति को सीमित किया गया है और निर्वाचित विधायकों एवं सांसदों को पार्टी बदलने से रोकने का प्रावधान किया गया। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे कठोर बनाया गया, मतलब उसमें संशोधन किया गया था। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? ठीक है, तो कह रहे हैं एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसमें होगा टारस। ठीक है, एशिया में भूमध्य टारस। अब यह पर्वत पूर्वी तुर्की से लेकर साइप्रस, दक्षिणी तुर्की तथा दक्षिण इराक तक विस्तृत है। यह क्या है? फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत है।
किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रित किया था? ठीक है, कह रहे हैं कि किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? तो किसने किया था? तो ये होगा लॉर्ड मेयो ने किया था। मतलब यहाँ पे मेयो। भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो ने किया था। लॉर्ड मेयो ने 1870 ईस्वी में विकेंद्रीकरण से जुड़े प्रस्ताव रखे थे, जिससे स्थानीय संस्थाओं का विकास हुआ था। आर्थिक प्रणालियों में विकेंद्रीकरण का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति, संसाधन और अधिकार केंद्रीकृत प्रावधान या सरकार से प्रांतीय एवं क्षेत्रीय सरकारों को वितरित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग मतलब कैलेंडर वाला, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। उत्तर पूर्वी भारत में स्कॉटलैंड कौन सा है? उत्तर पूर्वी भारत का, सॉरी, तो कई बार क्या होता है ना कि अगर क्वेश्चन हम लोग को एक चीज़ करनी है, थोड़ा सा 71 जो पेपर आया तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता जा रहा है, तो हम लोग को जो क्वेश्चन आए या ना आए, क्वेश्चन आपको एक दो बार अच्छे से पढ़ना अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्लस उसके चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है कि बहुत मतलब अगर 10 क्वेश्चन में हो सकता है 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने और चारों जो ऑप्शन उसके या चारों पाँचों ऑप्शन पढ़ने से उसका ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्या सही हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करना। कह रहा है उत्तर पूर्वी भारत मतलब नॉर्थ, यहाँ देखिए विच इज़ द स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है, जो खासी हिल्स में स्थित है। शिलोंग को यह नाम इसलिए दिया गया है कि शहर के चारों ओर घुमावदार पहाड़ियाँ अंग्रेजों को स्कॉटलैंड की याद दिलाती है। शिलोंग का अर्थ होता है बादलों का घर। अप्रैल बिहार में दक्षिण पूर्वी बीडी कुमार, अब देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब शिक्षा का माध्यम या शिक्षा में सुधार, इन सब चीज़ें हमें बिहार का करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो बहुत ही फेमस किताब है ज्योतिबा फूले की, तो ध्यान रखिएगा कि गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। इसमें वही दलितों इन सब के जो शूद्रों इन सब के जो शोषण के विरुद्ध उन्होंने इस पे ऊपर किताब लिखी थी। 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश में की जाएगी? ठीक है, तो 2026 में पूछा गया। मतलब इससे क्या होगा कि अगर जो अपकमिंग मतलब आने वाले वर्षों में 2026-27 में जो खेल आयोजित होने वाले हैं, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे आयोजन हो रहे हैं। इससे ये होगा, क्योंकि 2026 में ध्यान रखिएगा कि जापान में होगा एशियाई खेलों का आयोजन। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उसमें वेग के मूल्य मध्य वर्ग से कम है। देख लेते हैं इसके कारण। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण मतलब वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम है। चंद्रमा का पलायन वेग काफ़ी कम है। ठीक है, चंद्रमा का पलायन वेग काफ़ी कम है। चंद्रमा पर कोई मजबूत चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए डिटेल पढ़ने का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि अगली बार पूछ दें चंद्रमा की सतह के बारे में निम्नलिखित में 4 स्टेटमेंट दे दें, बताना है। अब जहाँ पे कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में यहाँ पे कह रहा कम है, हो सकता है स्टेटमेंट दे देते कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में अधिक है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अधिक है। तो स्टेटमेंट बस ऐसे ही, इसलिए उस टॉपिक को थोड़ा सा जो PYQ एनालिसिस करने का यही मतलब होता है कि उस पर आप थोड़ा सा डिटेल में रिसर्च करके या डीप उसमें पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं भारत में किस राज्य में 71 कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य में खनिज लौड़ों का राज्य कहते हैं? तो इसमें कहते हैं उड़ीसा। ठीक है, आप देखेंगे उड़ीसा जो है मिनरल्स वाइज काफ़ी रिच स्टेट है हमारे इंडिया का। तो भारत के उड़ीसा राज्य को खनिज लौड़ों का राज्य कहा जाता है। उड़ीसा राज्य में खनिज लौड़ों का भंडारण एवं उत्पादन प्रमुख रूप से पाया जाता है। खनिज लौड़ों में प्रमुख कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, चीनी मिट्टी सब। अब देखिए इसमें क्या है ना कि एक तो जो मेजर है, ठीक है, गोल्ड, हीरा, इन सब पे, या पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है, ये सब जो अभी चर्चा में बहुत सारे बने हुए हैं ना कि मार्केट बहुत देखेंगे अप्स एंड डाउन हो रही, तो ध्यान रखना है पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन इन सब पे होता है। प्लस बिहार जो है किस चीज़ में शीर्ष उत्पादक है या भंडारण है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन 1-2 आते हैं और 71 में भी मतलब जो लेटेस्ट पेपर हो उसमें भी पूछे गए। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति है फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, तो ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। यह भारत में कृषि क्रांति थी,
यह भारत में एक कृषि क्रांति थी जिसे 1960 के दशक में हरित क्रांति की कमियों को दूर करने के लिए हरित क्रांति रासायनिक उर्वरकों और उच्च उत्पादन प्राप्त बीजों को अधिक करने के लिए शामिल किया गया था। कोशी मैदान जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी है 30 मीटर। किसका? कोशी मैदान की औसत ऊंचाई है। ठीक है, देख लेते कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। कोसी नदी के आसपास फैले मैदान को कोशी मैदान कहा जाता है। कोशी नदी नेपाल और भारत से होकर बहने वाली एक सीमा पार नदी है। यह हिमालय पर्वत से 7000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह नदी बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती। कोसी को हिंदू धर्म ग्रंथों में कुकी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो सकता है आपको पूछ दे कि कुकी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? कुकी, तो आपको ध्यान रखना कुकी मतलब कोशी नदी को इसको हिंदू ग्रंथों में कुकी नदी के नाम से जानते हैं। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे एक साथ, रीजनिंग, मैथ और इन सब के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस शहर में यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? ठीक है, तो साहित्यिक शहर क्या है? ये कोझिकोड केरला में। ये तो करंट अफेयर, लेकिन अभी यूनेस्को की बैठक हुई है। ठीक है, उसमें देखेंगे तो लखनऊ को भी यूपी की जो राजधानी है वहाँ उसको भी किसी चीज़ में शामिल किया गया है। किसमें? वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो यूनेस्को होती है हमारे यहाँ किसको हेरिटेज साइट घोषित की गई या कुछ जैसे नहीं, यहाँ पे साहित्य शहर घोषित किया गया लेटेस्ट में, किसको, कहाँ पे बैठक हुई, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आते करंट अफेयर के, और यूनेस्को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि मलेरिया के लिए कुनैन नामक एक सामान्य दवा एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से? तो ये होता है छाल। किसके? एक होता है सिनकोना, उसकी छाल से बनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया। तो मलेरिया के कुनैन नामक सामान्य दवा जो एक पौधे सिनकोना के पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। कुनैन एक सफ़ेद क्रिस्टलीय एल्काइड है जो कि सिनकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त होने वाली दवा है। कुनैन में बुखार कम करने, सूजन कम करने, दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वैश्वीकरण में सबसे अधिक लाभ हुआ है किसको होते हैं? सर्विस सेक्टर को। अब देखेंगे ना प्रेजेंट टाइम में, जैसे हमारी एग्रीकल्चर थी, मतलब हमारे जीडीपी में, इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर का हिस्सा 50+% था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो हमारी हिस्सा है किसकी है? सर्विस सेक्टर की हमारी भागीदारी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो भारत में सेवा क्षेत्र में वैश्वीकरण में सबसे अधिक लाभ हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसमें सर्विस सेक्टर में। और जैसे जीडीपी में जिस क्षेत्र की भागीदारी होती है अधिक, उसी हिसाब से, जैसे नहीं होता कि भाई यह देश एग्रीकल्चर प्रधान देश है तो उसमें मतलब कि है, या एग्रीकल्चर सेक्टर वाला देश है, या एग्रीकल्चर, तो उसमें क्या कहते हैं कि उसकी जीडीपी में एग्रीकल्चर मतलब कृषि का प्रभाव जो है 50+ है, मतलब वो एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि अब कोई कंट्री है उसमें देखा जाता है कि किसमें सर्विस सेक्टर का भागीदारी, तो सर्विस सेक्टर प्रधान देश माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं हल्दी पौधे के किस भाग में हल्दी का पाउडर प्राप्त होता है? तो इसमें क्या होगा? इसका डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हल्दी पौधे के भूमिगत तने यानी प्रकंद से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का तना मोटा मांसल होता है। तने को काटकर बाहरी परत को हटाने के लिए उबाला जाता है और बचे हुए तने को सुखाया जाता है। उसके बाद पाउडर बनाया जाता है। हल्दी को अदरक की प्रजाति में पौधा माना जाता है। ठीक है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी 1863 में। देख लेते पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को ब्रिटिश शासन के समय हुई थी। पटना कॉलेज बिहार के उच्च शिक्षा देने वाले सबसे पुराने कॉलेज हैं। कॉलेज का प्रशासनिक ब्लॉक सभी इमारतों में सबसे पुराना है। कॉलेज शुरू होने से पहले यह अफीम गोदाम एवं डच फैक्ट्री का स्थल हुआ करता था। ठीक है, या तो इन्होंने सीधे पूछ लिया कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो बट ऐसे भी क्वेश्चन आए कि अफीम का गोदाम या डच फैक्ट्री का स्थल कौन सा था, तो उसमें ऑप्शन दे दिया पटना कॉलेज, ये इधर नालंदा, इन सब पे ध्यान रखिएगा, पटना कॉलेज। ठीक है, तो जो एक्सप्लेन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 80 नंबर। तो 80 नंबर कह रहे हैं कि भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? तो देखेंगे हाइड्रोजन को गैस के रूप में संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, तो भौतिक रूप में हाइड्रोजन गैस या तरल रूप में भंडारित किया जाता है। हाइड्रोजन को गैस के रूप में संग्रहित करने के लिए आमतौर पर उच्च दाब वाले टैंक की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन तरल के रूप में संग्रहित करने के लिए क्रायोजेनिक ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस
का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप को विभेदन क्षमता क्या होती है, वो विभेदन क्षमता बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देख लेते हैं। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता जो है बढ़ती है। टेलीस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु को बहुत दूर से देखने के लिए किया जाता है। टेलीस्कोप को कम से कम 2 लेंसों की आवश्यकता होती है। तो एक टेलीस्कोप को कम से कम 2 लेंसों की आवश्यकता होती है। अतः स्पष्ट है कि टेलीस्कोप के विभेदन की सीमा अभिदृश्यक लेंस के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब देखिए इसको मैं, हालांकि इसमें जो है 2023 जनगणना के अनुसार केरला में सबसे अधिक है। ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगे कि अच्छा 2023 में जनगणना तो हुई नहीं, बट क्या होता है कि NSO, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके लिए जितनी भी रिपोर्ट आएगी NSO की कार्यालय किसी भी स्टेट PCS या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि केरला इसमें जो 2024 में रिपोर्ट साक्षरता अनुसार केरला, मिजोरम, दिल्ली और जो है मतलब ये राज्य, कुछ बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। लेकिन NSO के जितने भी आंकड़े करंट अफेयर में है इसको मार्क करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 100 डिग्री मतलब 83 कह रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री ताप पर स्थित वाष्प से जलना, मतलब कह रहे हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर से जलते हैं तो वो ज़्यादा प्रभाव डालता है या फिर वाष्प से जलते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होती है, मतलब वाष्प से जलना ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है। कह रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री ताप पर वाष्प से जलना ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब भाप त्वचा पर गिरती है और संघनित होती है तो पानी उत्पन्न करती है। तो यह समान तापमान पर उबले हुए पानी की तुलना में अधिक वाष्प उत्सर्जित करती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। ठीक है। जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में पढ़ा करिए कि नहीं है, सीधे से सर्कल मार लिया करिए, जिससे आपको क्वेश्चन में ये दिक्कत ना हो कि सही पूछा या नहीं पूछा, क्योंकि कई बार 2-4 क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लेते हैं तो वहीं पे आदमी कंफ्यूज होकर है पे सही मार देता है। तो नागपुर नहीं था, वल्लभी था, विक्रमशिला था, नालंदा था, नागपुर नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए रिलेशन वाला है, इसको भी बाद में देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति, ठीक है, स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति, स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया है तो आपत्तिजनक नहीं पाया गया है तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा कह रहे हैं कि यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया जाता है तो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अब क्या है इसके बारे में डिटेल देख रहे हैं कि स्थानीय प्रेस अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, पहले यहीं पे पूछ रहा था कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब आया था, तो 1878 में, के द्वारा देशी समाचार पत्रों पर अधिक नियंत्रण लाने की प्रयास किया गया था। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि जिला दंडात्मक अधिकारी को यदि यह प्रतीत होता है कि समाचार पत्रों में छपी हुई सामग्री जो आपत्तिजनक है तो यह समाचार पत्रों को जमानत देने पर भी बाध्य कर सकता है। मतलब क्या होता है कि सब कुछ जिला अधिकारी के मतलब जो दंडात्मक अधिकारी था उसके हाथ में, जिला दंडात्मक की अगर कुछ भी उसको आपत्तिजनक, सिंपल सी बात है, उस टाइम था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी अगर उनको लगता है कि प्रचार किया जा रहा है या फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काया जा रहा है अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग, तो वो कुछ भी कर सकते हैं समाचार पत्रों में। ये था, यदि समाचार पत्रों में छपी हुई सामग्री आपत्तिजनक है तो वह समाचार पत्र को जमानत देने पर बाध्य कर सकता था तथा पुनः अपराध करने पर मुद्रालय, मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस था, भी जब्त कर सकता था। दंडात्मक निर्णय को ही अंतिम माना जाता था, अपील की अनुमति भी नहीं थी उस टाइम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई क्या है, तो उसमें देखेंगे तो हिमरेखा मतलब कि जैसे नहीं होता कि आप पे कहाँ पे बर्फ़ पाई जा सकती है, किस ऊंचाई पे, समुद्र तल से। तो हिमरेखा पहाड़ों की वह सीमा रेखा जिसके ऊपर साल भर वर्ष गर्मी रहती है। प्रश्न में उत्तर प्रदेश में हिमरेखा पूछा है जो त्रुटिपूर्ण है, यही कारण है कि आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया है। तो देखेंगे इसमें बहुत मतलब 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं कि जो हटा देते हैं आयोग, तो इससे थोड़ा सा नुकसान होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना पड़ेगा।
89 कहना है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की किस वर्ष स्थापना गठन किया गया था, तो इसमें हो जाएगा 1920 में, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मतलब AITUC का जन्म एक से अधिक ट्रेड यूनियंस को मिलाने पर हुआ था। इसके संस्थापक NM जोशी थे, इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन 90 की दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किन के लिए किया था, तो मुकद्दम होता था गांव के सरपंच का। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। पटवारी गांव का लेखाकार होता था तथा अमील स्थानीय स्तर पर राजस्व अधिकारी होता था। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है। मुहाजिर कौमी आंदोलन था कि पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों की एक राजनीतिक दल था। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि तो मुहाजिर कौमी मूवमेंट 1947 में भारत के विभाजन के समय भारत छोड़ पाकिस्तान में जाकर बसने वाले उत्प्रवासी मुसलमानों को राजनीतिक गठन था। यह संगठन मुहाजिरों को पाकिस्तान के मुस्लिमों को समान अधिकार, मतलब जो भारत से गए थे, ये इंपॉर्टेंट था कि जो भारत से पाकिस्तान गए, यहाँ के मुसलमानों को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ के मुसलमानों में वो किया था कि भाई जो आपके यहाँ के मुसलमान हैं वही समान अधिकार हमें भी मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 है, बिहार के किस ज़िले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो बिहार में होता है मखाना, मतलब मधुबनी। ठीक है, यहाँ पे 85% उत्पादन होता है। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण वाले अपने निर्माण में निम्नलिखित किस फाइबर का उपयोग करते हैं, तो उसमें दिखेंगे तो केवलार का उपयोग करते हैं। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट का आवरण निर्माण में केवलार फाइबर का उपयोग किया था। केवलार एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसमें असाधारण तन्य शक्ति होती है। यह स्टील की तुलना में बहुत हल्का और अधिक कठोर मजबूत होता है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करना है। ठीक है, तो आपको सही युग्म कौन सा है, तो उसमें हो जाएगा डी, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस क्वेश्चन से बस हमें एक चीज़ पता चलती है, ठीक है, कि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं आपको क्या करना है कि एक तरफ पंचवर्षीय योजना लिखनी है, साथ में यहाँ पे ईयर उसके डाल देंगे कि इस साल से इस साल तक थी इस पंचवर्षीय, प्लस उसका मुख्य विषय, मुख्य चीज़ किस पे फोकस थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसको किस मॉडल पे कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बहुत बार बनता है, तो देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब थी, 1951 से 56 का। मुख्य मतलब प्राथमिकता, मतलब फोकस एरिया थी कृषि एवं सिंचाई की थी। ध्यानतव्य कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ होती। यह योजना देखेंगे तो हेरोल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। कई बार पूछ लेते हैं हेरोल्ड डोमर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो पहली। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखेंगे तो 69 से 74 था। इसका केंद्रीय मुख्य बिंदु क्या था, आत्मनिर्भरता था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बिंदु निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। DP धर मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक थी, और इस योजना का केंद्रीय बिंदु था आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। तो ऐसे ध्यान रखने की। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है, रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देना, ठीक है, और सरकारों के बैंक के रूप में कार्य करना। उपरोक्त सभी RBI के सभी काम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। भारत के केंद्रीय बैंक स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है, तो देखेंगे सेल्विन घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित। साल्विन घाटी म्यांमार और थाईलैंड के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, अक्सर इसे पूर्व ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है, तो देखेंगे ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखी। अशोक के समस्त शिलालेख शिलालेख हो गए, लघु शिलालेख हो गए, स्तंभ शिलालेख एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त शहबाजगढ़ी ईंधन के शहबाजगढ़ी और मनसेहरा में प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। ठीक है, मैक्सिमम मतलब ब्राह्मी है, लेकिन शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में जो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। तक्षशिला एवं जो लघमान मतलब काबुल से प्राप्त अभिलेख अरामेक लिपि में है, तथा सर एक कुना से प्राप्त अभिलेख अरामेकल एवं ग्रीक लिपि में प्रयोग किए गए। ठीक है, तो ये इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, यहाँ से और भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, हो सकता है पूछ लेंगे खरोष्ठी लिपि में कौन से अभिलेख अशोक के हैं, तो ध्यान रखिएगा शहबाजगढ़ी मानसेहरा ऐसे पूछ सकते हैं।
अब लेटेस्ट जो प्रधानमंत्री है फेमस जो चर्चे में बनी है, पता महिला कहीं पे बनी है बहुत सालों बाद, ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्या भारतीय मूल के कोई बड़े पद पे अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन है कि 2024 में इटली का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो इसमें देखेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा सी, मतलब 2 फरवरी 1835 को मैकाले शिक्षा संबंधी क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं। तो लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध स्मरण 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने क्या किया था, स्वीकृत करते हुए अंग्रेजी शिक्षा नियम 1835 पारित कर दिया था। भारत में आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की देखिए चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या होती है, तो इसकी होती है टेस्ला, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र या बल का SI मात्रा टेस्ला, T या न्यूटन एम्पियर मीटर अथवा वेव मीटर स्क्वायर होता है। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव क्षेत्र का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मैदान में खेले जाने वाले कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो इसमें देखेंगे फुटबॉल सर्वाधिक लोकप्रिय है, और अभी हाल ही में देखेंगे तो फुटबॉल विश्व कप चल रहा है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फुटबॉल विश्व कप कहाँ पे इस टाइम स्टार्ट हुआ है या हो रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था में क्या निर्धारित किया गया, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था एक देखेंगे आर्टिकल 73 और 74 अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन अधिनियम 73 और 74 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, स्टेट पीसीएसओ में पूछा जाता है। पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था में क्या निर्धारित की गई थी? तो पहला है कि क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। ग्रामीण, क्षेत्रीय, जनपद एवं राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 4 स्तरीय संरचनाएं। कह रहे कि ग्रामीण एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 2 स्तरीय संरचनाएं और ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन पर 1 स्तरीय संरचना। देखेंगे त्रिस्तरीय पंचायती मतलब त्रिस्तरीय संरचना की बात ये तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देख लीजिएगा थोड़ा सा एक अनिवार्य चीज़ें हैं कि आपको वो लागू करनी, एक स्वैच्छिक होती है मतलब कंडीशन के हिसाब से, तो दोनों एक बार रीड करके जाइएगा। पंचायती राज में शासन व्यवस्था ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचनाओं निर्धारित की गई, ठीक है। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में ये प्रारंभ हुआ था वहाँ से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित क्या है? नहीं है। तो कौन नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित? तो देखेंगे तो इसमें सांची है, ठीक है, सांची नहीं है। तो सांची स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था, न कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, जबकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील नामक तालाब के निर्माण की उल्लेख मिला है, जो प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने करवाया था। 33वें ओलंपिक खेल में किसको सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि अभी जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा वो कहाँ पे आयोजित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 104 का है, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है, हमारे देश का भावी संसद का केंद्र है, स्पेस है, इसमें मतलब फिल करना है, और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम का भलाई की ओर ले जाएगा। ये द इंडियन मिरर में लिखा गया था, डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा तब और क्लियर होगा आपको। द इंडियन मिरर अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में जो है हम लिखा है, क्या लिखा है, हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम और भलाई की ओर ले जाएगा। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफिलीज मच्छर वाहक किस चीज़ के होते हैं? ये देखेंगे तो मलेरिया फैलाने के सी हो जाएगा कि अतिरिक्त एंसेफ्लाइटिस और फाइलेरियासिस इसके भी वाहक होते हैं। कौन? एनाफिलीज जो मच्छर होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में बेजोड़ी मतलब कि कौन सा मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, उसमें देखना है। इसमें इजी सा है, ठीक है। देखेंगे कालाहारी मरुस्थल अमेरिका नहीं, कालाहारी मरुस्थल क्या होता है? बोत्सवाना या दक्षिण अफ्रीका, इन सब में आपने पढ़ा हुआ, तो इजी कई बार पढ़े तो यही जो मैच नहीं खा रहा है। जबकि गोबी मरुस्थल मंगोलिया, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अमेरिका, बोत्सवाना, थार है भारत में और सहारा है अफ्रीका में, ठीक है। किसे बंगाल में चिर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ठीक है।
तो बंगाल में स्थानीय स्वशासन मतलब चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ की थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश क्षेत्र के लगभग 19% हिस्से में शामिल किया था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व के रूप में जमींदारों को मान्यता दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 108 कर रहे हैं, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था। ठीक है, मतलब अब देखिए वही है कि हानि रहित बम, इसका थोड़ा सा लैंग्वेज इन्होंने चेंज किया है, मतलब सिंपल सी केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था। तो इसमें देखें जतिन दास, बटुकेश्वर, भगत सिंह। ठीक है, एक से अधिक उपरोक्त में से। अब देखिए क्या है कि इसमें आप देखेंगे तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। हानि रहित बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में फेंका था। इस बम से किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इसके अनुसार उनका उद्देश्य लोगों को मारना नहीं बल्कि बहरे लोगों को सुनाना था, ये इन्होंने भगत सिंह ने बोला था। किस व्यक्ति ने रक्त समूह का निर्धारण, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है, किससे होता है। कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन में उपस्थिति से, WBC, RBC से या फिर RBC के आकार से। उपरोक्त में से एक से, तो डी हो जाएगा इन सब का आंसर। ठीक है, इसके हम देख लेते हैं डिटेल में। कह रहे हैं किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में WBC, RCB के संयोजन से तथा RBC के आकार से होती है। ठीक है, तो ये देख लिया। साधन लागत पर NNP, ठीक है, NNP फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है। तो इसमें देखेंगे राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो साधन लागत पर NNP राष्ट्रीय आय के बराबर होता है जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो उसमें ध्यान रखिएगा कि चित्तरंजन दास ने गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। और ये कांग्रेस का 37वां 37 कांग्रेस अधिवेशन था। एक्सरे का एक गुण यह है कि उसे विक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, किससे देखेंगे तो बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड टुगेदर, मतलब विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्रों के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली केवल विद्युत क्षेत्रों के साथ, केवल चुंबकीय क्षेत्रों उपरोक्त एक से अधिक में। ठीक है, विक्षेपित किया जाता है किसको, एक्सरे को। तो एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसलिए वे आवेश वहन नहीं करती, केवल आवेश कणों की विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित किया जाता है, इसलिए एक्सरे किरणों को विक्षेपित नहीं किया जाता। सोन नदी की उपस्थित स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो मैकाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, सोन नदी का उपस्थित स्थल अमरकंटक पहाड़ियों के मैकाल श्रेणी में स्थित है। यह नदी बारहमासी नदी है जो मध्य भारत से होकर प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़, MP, उत्तर प्रदेश, बिहार में से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों के समाधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो देखेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, अगर ये भी ध्यान रखना, जिससे नहीं इसमें सिंपल से पूछना है कि अगर केंद्र और राज्य के बाद कोई भी डिस्ट्रीब्यूट या विवाद होता है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाएगा। ठीक है, क्योंकि राज्य में नहीं या फिर डिस्ट्रिक्ट नहीं, तो वो उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है सीधे। तो वही कह रहे हैं कि इसका जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है। डॉलमेट अब 115 कह रहे हैं कि डालमेटियन तट है फुट हिल ऑफ कास्टजन्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा सी। डालमेटियन तट कास्टजन्य पर्वत पदीय का उदाहरण है। यह क्रोएशिया पर स्थित एक दुर्लभ प्रकार का तट है जिसकी विशेषताएं लंबे अपतटीय द्वीप एवं तटीय इनलेट है जो तटरेखा के समांतर होती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम बताइए। इसमें देखेंगे तो लोथल। ठीक है, अब लोथल आपको बताना है दो चीज़ें। ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोथल कहाँ पे लोकेटेड है और इसके पास से कौन सी नदी बहती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति किसे चुना गया। तो वही है इंपॉर्टेंट, जो राष्ट्रपति ऐसे कुछ होते तो उसको ध्यान रखिएगा, स्पेशली देखिए जो फेमस कंट्री इन सब पे। फेमस कंट्री में कोई निर्वाचित हुआ उसको ध्यान रखना है। अभी BPSC जो क्वेश्चन उसके हिसाब से फेमस कंट्री में कोई नया नियुक्त हुआ है तो वहाँ पे ध्यान रखना कौन हुआ, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इटली, रूस, इन सब पे। प्लस कहीं पे महिला प्रथम बार नियुक्त हुई बहुत सालों बाद, उसको ध्यान रखना। प्लस कहीं पे अगर कोई भारतीय मूल का है और उच्च पदों पर नियुक्त हुआ तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 118 की सूर्य के सुव्यवस्थित अद्यतन हेतु आदित्य L1 मिशन
पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या हो गई है 7। ठीक है, अभी आदित्य एल1 यही पूछ सकते हैं कि आदित्य एल1 मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया है, किससे संबंधित तो सूर्य से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक तरफ आपको मैच द फॉलोइंग है, समाज सुधारकों की लिस्ट दी गई है, उनसे संबंधित जो चीज़ें दी गई आपको मैच द फॉलोइंग में करना है। ठीक है, तो इसको हम सीधे मैच द फॉलोइंग में देख लेते हैं। ब्रह्म समाज स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद संबंधित है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले और विष्णु शास्त्री पंडित हैं। विवाह समाज से संबंधित। ठीक है, निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता क्या है? भूमि सीमा कहते हैं। ठीक है, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान अधिकतम भूमि नहीं रख सकता। अधिकतम खेती योग्य भूमि की मात्रा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ठीक है, द स्टेट जो है निर्धारित करता है। लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्यों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? देखेंगे तो लोकसभा में देखेंगे क्या 25 वर्ष की आयु में आप लोकसभा जा सकते हैं, 30 वर्ष की आयु में आप राज्यसभा जा सकते हैं और 35 वर्ष की आयु में आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ यहाँ पे दी गई। निम्नलिखित में से कौन सी छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार। ठीक है, बिहार में किसका भारत के वार्षिक विकास उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? बिहार में किसका, मतलब सिंपल से किसका आप समझिए, बिहार में किस चीज़ का भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% पैदा होता है? मतलब कहना है कि भारत में कोई ऐसी चीज़ है जिसका 71% केवल बिहार में उत्पादन होता है। किसका? तो लीची। लीची अभी कहाँ पे फेमस है? मुजफ्फरपुर में। ये भी क्वेश्चन आया था, प्लस देखिए यहाँ पे हल्का से मिल जाता है, ये भी क्वेश्चन आया है। किस बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? प्रतिष्ठित जहाँ पे एक से अधिक इसमें देखने उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ष 1912 में बिहार ग्रेट बंगाल के औपचारिक रूप से अलग हुआ था, किंतु इसकी शुरुआत 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में घोषणा से हुई थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉडिन ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा प्रांत के निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की थी। ये घोषणा 22 मार्च 1912 को की गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अधिनियम के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण जिससे बजट कहते हैं संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक? तो इसमें देखेंगे आर्टिकल 112 इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के प्रति प्रकल्पित प्राप्तियां और व्यय का वितरण रखवाएगा। अब देखिए डीवी, अगला क्वेश्चन 126 है। डीवी द्वीप किस सरिता के मध्य स्थित है? महानंदा, भीम, साधारा, गोदावरी, कृष्णा। तो ये कृष्णा, डीवी द्वीप कृष्णा नदी के मध्य स्थित डेल्टा भाग में स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी तट या घाट की श्रृंखला से होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको हम लोग देखेंगे बाद में। अभी निम्नलिखित में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरो के उत्पादन में किया जाता है? तो देखेंगे ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरो के उत्पादन में होता है। प्रयोगशाला में उपयोग के लिए किए गए हीरो का निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है, जबकि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरो का निर्माण नहीं किया जाता। प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का निर्माण मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाओं उच्च दाब उच्च तापमान विधि एवं रासायनिक वाष्प जमाव विधि के माध्यम से किया जाता है। 2023 में भारत में G20 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसमें देख लीजिए कि नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, बट देखिए भारत में कोई बड़ा इवेंट हुआ तो वो कभी भी अभी 2-4 साल ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। भारत में हुआ था 18वां G20 सम्मेलन हुआ था, और कब हुआ था? 9 से 10 सितंबर 2023 में नई दिल्ली के भारत मंडप भवन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 2 सूची दी गई, मैच दी फॉलोइंग है, इसको सीधे देख लेते हैं। कह रहे हैं वीडी सावरकर, इनका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। SN सेन 1864 इन्होंने कहा था। किसान और राज एरिक स्टोक और SB चौधरी ने नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह कहा था 1857। ठीक है, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास में। ठीक है,
ऑप्शन के साथ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर कुछ नया डाटा आया है आर्थिक सर्वेक्षण इन सब में तो उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब कहना है कि 132 इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, उस टाइम के सोमनाथ थे, लेकिन अभी करंट में कौन है, आपको करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, यूपीआई का फुल फॉर्म में एक प्रकार से। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया, तो देखेंगे तो जयपुर को नहीं, जबकि सतारा, नागपुर, संभल इन्होंने हड़प नीति के अंतर्गत शामिल किया था। ठीक है, ये भी देखिए, इसको बाद में देखेंगे। जो उसके हैं क्वेश्चन, क्या नाम है, फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल इन सब के जो होते हैं क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय देखिए 136 कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किस एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जाता है, तो राज्य की सहमति के बिना अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने तो उसके लिए सेंट्रल कानून बना सकता है। सिंपल सी ये बात है। कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि या करार, अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन आदि में किए गए किसी निर्णय को लागू करने के लिए विधि बना सकता है। ऐसी विधि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए हो सकती है। ऐसी विधि को राज्य की विधानमंडल द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। इस विधि को उसकी शक्तियाँ में कमी आई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज मतलब INA के से जुड़ा नहीं था, तो SA डांगे इससे जुड़े हुए नहीं थे, जबकि प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज और जनरल मोहन सिंह इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, काफ़ी फेमस केस था, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए नोबल शांति पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए नोबल से आप देखेंगे तो 70 में भी क्वेश्चन आया है और 71 में भी एक क्वेश्चन नोबल से पूछा गया। वो इसमें शांति का पूछा गया, उसमें भी पूछा गया था। तो नोबल पुरस्कार हमारे लिए लेटेस्ट वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है, तो देखेंगे ये क्या है, अपरदन जन्य जो कश्मीर घाटी है। ठीक है, इसमें भी देखेंगे तो ये थोड़ा सा फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। कांग्रेस पूर्व संगठन की सूची दी गई और उनके नेताओं की सूची मिलाने के लिए दी गई। ठीक है, देख लेते हैं सीधे। इंडियन एसोसिएशन किससे संबंधित है, तो सुरेंद्र बनर्जी से संबंधित है। मद्रास महाजन समाज से MV राघवाचारी से संबंधित है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से दादा भाई नौरोजी, जस्टिस नारायण थे, पूरा सार्वजनिक सभा से संबंधित। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जितने भी अगर आपने अभी 5-10 सालों में ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का है। ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं अगर याद कर ले आते मैक्सिमम, ठीक है, बट क्या करना है कि 5 से 10 सालों में ऐसे जितने भी संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन एक सूची मतलब एक पेज पे नोट करिए और उसको रट डालिए, यहीं से आपको चीज़ें हो जाएंगे। जब टीके के द्वारा शरीर के एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो क्या होंगे कि केवल B कोशिकाओं द्वारा, जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति केवल B कोशिकाओं द्वारा की जाती है। B कोशिकाएं अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं वाली हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाओं से बनती कुल लिम्फोसाइड और B कोशिकाओं का हिस्सा 10% होता है। ठीक है, 143 का नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ होता है, नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ होता है कि सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली और इसका और क्या होता है, थर्मल तो नहीं होगा, कोयला भी नहीं होगा, पवन ऊर्जा से उत्पादित ये होता है रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब 1 और 4 इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाले ऊर्जा जो लगातार नवीकृत होती रहती है। इसके उत्पादन में सौर ऊर्जा से संबंधित बिजली, पवन ऊर्जा से संबंधित बिजली को शामिल किया था क्योंकि इसका हानिकारक कोई नहीं होता। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला से संबंधित, तो ये देखेंगे तो गुप्त कला से संबंधित। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर जिसको देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी कहते हैं और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ गुप्त काल से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, उसमें देखेंगे राजीव रंजन सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति राजीव रंजन सिन्हा थे। 22 जुलाई 1936 को बिहार विधान परिषद की स्थापना हुई थी, जिसमें 30 सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम ही मानव रखा गया। ठीक है, भारत में 3D
मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम मानव, इसके निर्माता दिवाकर वैश्य द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन करें, एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत की जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जो दो चीज़ें रखनी है कि जो फंडामेंटल राइट्स है कि उसमें कौन से भारतीयों को प्राप्त है और कौन से सबको प्राप्त है, मतलब भारतीय विदेशी सबको प्राप्त है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहे हैं कि एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है, तो वो जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है वह भारत में व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता है। केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। भारत एवं विदेशियों को प्राप्त जो है 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तथा 28 इसमें वर्णित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना जो है कोयली है। ठीक है, इसमें जो मतलब जो ऑप्शन है उसके अनुसार यहाँ पे कोयली है। तो जबकि देखेंगे तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कोयला है। यह रिफाइनरी गुजरात के वडोदरा में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। तो देखेंगे तो फिरदौसिया जो सिलसिला था इसकी स्थापना बिहार में हुई थी। देखिए, फिरदौसिया सिलसिला जो कि सोहरावर्दी सिलसिले का एक शाखा है की स्थापना 14वीं शताब्दी में बिहार के राजगीर में हुई थी। भारत में इस सिलसिले का सर्वप्रथम सूफी शेख सरफुद्दीन याही मनेहरी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा, इजी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। ठीक है, तो विटामिन A, D, K और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी। क्यों? पानी में घुलनशील देखेंगे तो विटामिन जो है B और C है। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, पानी में घुलनशील जो कि B और C है, वसा में घुलनशील A, D, E, K। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 1 से 150 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि जैसे करंट अफेयर टॉपिक है या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए, ये प्रीवाईक्यूज को फॉलो करते हुए हमें पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही BPSC के लिए पूरी करंट अफेयर्स लेके हम लोग पूरी डिटेल में तैयारी कराएंगे। साथ में आप लोग को क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसको लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इसका 70 का ही जो मेन एग्ज़ाम हुआ था, ये री एग्ज़ाम था। ठीक है, तो मेन एग्ज़ाम का हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।